अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जो है 7 दिन पहले यानी 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा और इसके बाद 22 जनवरी को महज 84 सेकंड्स के अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम की अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के लिए 2 मंडपों में कुल 9 हवन कुंड शास्त्रीय विधि से बनाए जा रहे हैं और इन कुंडों को बनाए जाने की जिम्मेदारी जो है काशी के विद्वानों को मिली है। हवन और कुंड तैयार करने के लिए 5 सदस्यों का दल जो है रामनगरी अयोध्या पहुंच गया है। देखिए। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। राम ही आरंभ हैं, राम ही अंत हैं, राम ही अनंत हैं। सोने के सिंहासन कण कण में राम हैं, अनेकता में एकता के सूत्र राम हैं। एक तरफ अपने आराध्य के स्वागत में अयोध्या का रोम रोम राममय है, तो दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अब लगभग 19 दिन का वक्त ही शेष है जब प्रभु राम अपने भव्य दिव्य अलौकिक और अद्भुत मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को महज प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त का समय मात्र 84 सेकंड का है। जानकारी के मुताबिक दोपहर लगभग 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 तक वो सूक्ष्म मुहूर्त है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि मुहूर्त भले ही 84 सेकंड का हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा सिर्फ 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यज्ञ, हवन, 4 वेदों का पारायण और कर्म कांडों का वाचन भी किया जाएगा। किसी भी मूर्ति की पूजा का आरंभ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ध्यान भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करके उनको पुष्प चढ़ाएंगे। ध्यान उसके बाद भगवान को आसन के लिए पुष्प देंगे, आसन देंगे, उनका पैर धोएंगे, चरण धोएंगे, उनको अर्घ्य प्रदान करेंगे, उनको मुख में आचमनीय जल देंगे, उसके बाद मधुपर्क देंगे। मधुपर्क के बाद भगवान का स्नान कराएंगे। स्नान संक्षिप्त तौर पर वहाँ पर षोडशोपचार पूजन 20 मिनट में लगभग होना है। बाकी सारा पूजन संपन्न हुआ रहेगा, परंतु सांकेतिक पूजन वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का षोडशोपचार पूजन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा कराया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा और महापूजा के समय को लेकर देखें तो अधिक से अधिक 40 मिनट के अंदर सारा कार्य संपन्न होना चाहिए। शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खास तौर से राम मंदिर में जहां प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम होना है, वहां तैयारियां अब अंतिम रूप में हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडपों में कुल 9 हवन कुंड शास्त्रीय विधि से बनने हैं। इन कुंडों को बनाने की जिम्मेदारी भी काशी के विद्वानों को मिली है। हवन और कुंड तैयार करने के लिए 5 सदस्यों का दल रामनगरी अयोध्या पहुंच चुका है। 9 कुंड का विधान है और उसमें अलग अलग तरह के कुंड हैं। चतुरस्र है, त्रिकोण है, योनि है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, षटकोण है, पद्म है, अष्टकोण है और इत्यादि हैं। ये 9 कुंड हैं और सब 2-2 हाथ के बनेंगे। 34 अंगुल के ये मंडप कुंड बनेंगे। सबका लगभग क्षेत्रफल समान रहता है और सबकी आकृतियां त्रिकोण, पद्म, वृत्त, चतुरस्र, षडास्त्र, अष्टास्त्र सब विभिन्न प्रकार के होने के पश्चात भी ऐसा हमारे पूर्वजों ने गणितीय रीति से इसको सिद्ध करके बनाया है। जैसे जैसे प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। अब सबको इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नई सजावट और चमक के साथ अयोध्या नगरी राम भक्तों का स्वागत कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां भी चाक चौबंद है। राम नगरी की रौनक इस वक्त देखने लायक है। राम लीला के मंचन के जरिए यहां राम संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। श्रद्धालुओं के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट सेवा भी शुरू की गई है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सज रही है, संवर रही है अयोध्या। रामोत्सव के दौरान पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है अयोध्या। रामलला के मंदिर से लेकर गली, चाक चौराहों तक इंतजाम चाक चौबंद हैं। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक
वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार है। साथ ही अयोध्या धाम में ट्रैफिक को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आवाजाही में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए अयोध्या में गोल्फ कार्ट सेवा की शुरुआत की गई है। यहाँ रामपथ, भक्ति पथ और धर्मपथ पर इलेक्ट्रिक वाहन चलाए गए हैं। इससे यहाँ आने वाले लोग काफी खुश हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विंटेज गाड़ी में बैठे हुए हैं यहाँ, यस, अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छी लग रही है अयोध्या नगरी हमें। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो काम चल रहे हैं उन्हें देख के बड़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि हाँ, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर चीजें और बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। और जो ये व्यवस्था बनाई है, मुझे पता लगा है योगी नाथ जी ने, जो हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी व्यवस्था की है। बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। इसमें सब आराम से, इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोग आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, सब चीजों को देख सकते हैं और बड़े ही अफोर्डेबल रेट में इन्होंने इसकी व्यवस्था की है। बहुत अच्छी बात है। राम संस्कृति की झलक भी यहाँ आने वाले सैलानियों को दिखेगी। अयोध्या के तुलसी मेमोरियल में उत्तराखंड की मां नंदा महिला रामलीला मंडल की 50 महिला कलाकारों ने मंचन किया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी मौजूद थे। बाजारों में भी रामलला के नए मंदिर की रौनक दिखाई दे रही है। यहाँ राम मंदिर मॉडल और राम दरबार की डिमांड बढ़ गई है, जिससे कारोबारी काफी खुश हैं। डिमांड तो इतना आ रहा है कि उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब जो भावना लोगों की है, उस अब जो है इसके आंदोलन की वजह से या मंदिर के निर्माण की वजह से वो बहुत ज्यादा लोगों में इसकी भावना जागृत हुई है और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। जाहिर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अयोध्या का उत्साह देखते ही बन रहा है। नई चमक दमक और उल्लास के साथ देश दुनिया के राम भक्तों को लुभा रही है अयोध्या और हर कोई नए मंदिर में रामलला की एक झलक पाने को आतुर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत वितरण शुरू हो चुका है। इस पावन अवसर पर 1 लाख से अधिक भक्तों की अयोध्या आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश दुनिया के करीब 7,000 मेहमान इस पावन पल के गवाह बन सकते हैं। अक्षत निमंत्रण देने के साथ साथ श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है कि समारोह के दिन को दिवाली के रूप में जरूर मनाएं। सजा तो धरी तो गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए। जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, अयोध्या में तैयारियों की गति तेज होती जा रही है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अक्षत निमंत्रण देने के लिए देश भर में संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बात अगर तहजीब के शहर लखनऊ की करें तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर कोई इस पर्व में अपनी भागीदारी के लिए आतुर है। भगवान राम के छोटे भाई लखन के नाम से मशहूर शहर लखनऊ में मुस्लिम समुदाय न केवल पूरी श्रद्धा के साथ महायज्ञ में शरीक हो रहा है, बल्कि इसमें अपना योगदान भी दे रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत निमंत्रण पाने वाले डॉक्टर आफताब खान की खुशी का ठिकाना नहीं है। आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देने आए हैं, क्या लग रहा है कि इस काम में आप भी शामिल हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम होने के नाते नहीं जाए, लेकिन डॉक्टर साहब का फोन आया और डॉक्टर साहब ने कहा, मनोज भाई ऐसे तो आप हमेशा आते हो, लेकिन क्या जब समर्पण देना होगा तो आप मुझे भूल जाओगे? और डॉक्टर साहब ने अपना समर्पण राशि आके दी। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब कभी भी जब हमारा ये आमंत्रण होगा तो ये डॉक्टर साहब प्रथम होंगे, पहले उनको हम आमंत्रण देंगे। और ये भाव का विषय है, और ये भाव जो इनके अंदर दिखे मुझे उस समय, वो भाव आज तक, और मैं सच बताऊं कि जब कोई बात होगी तो कुछ भी कोई चीज होगी तो शायद मैं डॉक्टर साहब के साथ खड़ा दिखूंगा हमेशा आपको। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, ऐसा लग रहा है कि हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और ये हम सब की आस्था का वो है, चाहे हिंदू है मुसलमान हो कोई हो मैम। 22 तारीख का जो दिन है सबके लिए एक पर्व का दिन है। लखनऊ से आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं औरैया। यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत बांटे जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर
लोगों को इस महाउत्सव में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। जन जन के हृदय में वास करने वाले भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। वर्षों का इंतजार चंद दिनों में पूरा होने वाला है। हर चेहरा खिला हुआ है, हर चेहरे पर मुस्कान है और जुबां पर जय श्री राम है। संपूर्ण देश में आदिवासी, गिरवासी सब लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ की एक निश्चित व्यवस्था है कि इतने छोटे से स्थान पर सब लोग आएंगे तो जगह बहुत कम पड़ेगी, यह व्यवस्था होगी। इसलिए आगे प्रांत सा व्यवस्था बनेगी, लेकिन 150 से ज़्यादा लगभग मत पंथ संप्रदाय बने हैं और कुछ संगठनों के लोग बुलाए गए हैं जो काफ़ी संख्या होगी और बाकी ये दर्शन का काम चलेगा। देश ही नहीं दुनिया भर में राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। राम मंदिर में राम भक्तों को अपने राम का इंतजार है। राम भक्त अपने राम की छवि आंखों में बसा लेने को आतुर हैं। बस इंतजार है 22 जनवरी का। लखनऊ से शिल्पी सेन और औरैया से सूर्या शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के हर शहर, हर गली, हर घर में रामोत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई में अयोध्या एट होम में मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत विशेष राम रथ तैयार किया गया है, जिसमें रामलला की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस राम रथ को पूजन अर्चन के बाद लोगों के बीच रवाना किया। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश राममयी होता जा रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश के हर शहर, हर नगर, हर गांव, हर गली में रामधुन सुनाई दे रही है। उत्सव की उमंग दिखाई दे रही है। मुंबई में वाहन पर राम मंदिर की खूबसूरत प्रतिकृति तैयार की गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी श्रीमती श्वेता शालिनी जी, इनकी संकल्पना से ये राम रथ तैयार हुआ है और अब ये लोगों के बीच हमने समर्पित किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जाने माने फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने इस राम रथ को लोगों के बीच रवाना करने से पहले इसकी पूजा अर्चना की। तो बहुत कम लोग जा पाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो जहाँ मंदिर है वहाँ राम जी है, जहाँ मंदिर है वहाँ अयोध्या है। तो अपने अपने अयोध्या में हम राम जी का दर्शन उस दिन करेंगे। महाराष्ट्र ही नहीं, देश का एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर राम मंदिर के इस उद्घाटन के कार्यक्रम को हम लोग मनाएंगे। यूं तो प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हर राम भक्त अयोध्या में अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं। लिहाजा 22 तारीख को पूरा देश रामोत्सव मनाएगा, दिवाली मनाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मुंबई में अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर निर्माण के लिए हर कोई अपना योगदान दे रहा है। इस बड़े काम के लिए छोटा सा योगदान भी बड़े मायने रखता है। जल्द रामलला की मूर्ति का चयन हो जाएगा, लेकिन एक और मूर्ति गढ़ी जा रही है, जिसे अयोध्या में सरयू किनारे स्थापित किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम के करीब 250 फीट की इस प्रतिमा को गढ़ रहे हैं देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत। हर एक आदमी चाहता है कि इस सेतु निर्माण में, जो यहां से हमें अतीत की यात्रा कराता है, अपने जड़ों से जोड़ता है, इस अयोध्या रूपी सेतु के निर्माण में, पुनर्निर्माण में, पुनर्जागरण में, नव निर्माण में अपना योगदान चाहे गिलहरी की तरह करे या फिर वो वानर सेना की तरह करे। हर एक आदमी जो जहां है वहीं से अपना कुछ योगदान करना चाहता है। हम यहां पहुंचे हैं, पीछे नटराज को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। देश के और कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने मूर्तिकार नरेश कुमावत जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं अयोध्या के उत्सव को लेकर। नरेश जी, आपकी क्या योजनाएं हैं और किन योजनाओं पे काम चल रहा है? जैसे कि आपने कहा कि गिलहरी से लेके हनुमान जी तक का एक अभूतपूर्व योगदान भगवान राम की इस यात्रा में, भगवान राम के इस सफर में रहा है। और सभी का मैं सुंदरकांड की एक चौपाई से इसका करना चाहूंगा कि हनुमान तेई परसाकर पूनी कीनी प्रणाम, राम काजु किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो सभी की यही मंशा होती है कि जितना कर दें उतना थोड़ा। मैं मूर्तिकार नरेश कुमावत प्रयासरत हूँ कि कहीं न कहीं मेरा भी योगदान इस
अभूतपूर्व इस लाइफ जीवन की एक अभूतपूर्व घटना में हमारा भी एक योगदान। नरेश जी, आपने ऐसे तो मतलब हजारों मूर्तियों को आकार दिया है, उनको गढ़ा है। भगवान को गढ़ना, बाकी अन्य आपने बहुत सारे शहीदों की मूर्तियां बनाई, देवी देवताओं की बनाई, राजनेताओं की बनाई, ईश्वर को गढ़ना ये कैसे बाकी मूर्तियों से लग रहा है? देखिए, भारतीय मूर्तिकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। मैं कहूंगा कि 400वीं सदी से लेके अजंता अलोरा की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले अगर मोहनजोदाड़ो की हम बात करें, वहां से लेकर के आज तक के युग में तरह तरह के मूर्तिकार पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान की एक सभ्यता रही है, प्राचीन सभ्यता रही है, जिसमें हम भारतीय मूर्तिकला को एक पारंपरिक तरीके से आगे लेके जाते हैं, जिसके अंदर दिव्यता और सौम्यता का बहुत ख्याल रखा जाता है। किसी भी मूर्ति को सौम्य और दिव्य रूप देने के लिए उसके नक्षत्र का बहुत ख्याल रखना होता है। पुख नक्षत्र में जिस भी मूर्ति का कार्य हम शुरू करते हैं, वहां हम उसको लेके जाते हैं डिवाइन ब्यूटी तक। उसी डिवाइन ब्यूटी को देख करके हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, जिसे हम पूजते हैं। जब पूजते हैं तो हम एनरिच होते हैं, समृद्ध होते हैं। यही मूर्तिकला का ज्ञान है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र ऐसे भी ज्योतिष में उसका बहुत महत्व है। और कोई भी नई चीज, शुभ चीज अगर शुरू करें, तो जैसे बच्चों को भी गुरु पुष्य नक्षत्र में लोग स्वर्ण भस्म और स्वर्ण का प्राशन कराते हैं, स्वर्ण प्राशन कराते हैं। तो ऐसे में आपने भगवान परशुराम को नॉर्थ ईस्ट में गढ़ा, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस को आपने इंडिया गेट के सर्कल पे गढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट में आपके बनाए, आपके गढ़े हुए डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिनमें सारे दिन लोगों का तांता लगा रहता है सेल्फी लेने के लिए। तो बाकी जैसे आपने रामचंद्र जी बनाए, और आप लगभग 250 फीट के रामचंद्र जी अयोध्या में बनाने वाले हैं गुप्तार घाट पे, ऐसी कोई योजना है? 250 मीटर के ये भगवान श्री राम होंगे। शुरुआती दौर का प्रेजेंटेशन हमने दिया और आशा रखते हैं कि इसको जल्दी हम करेंगे, काम को शुरू करेंगे। जब भी इस तरह के दिव्य और सौम्य रूप को गढ़ा जाता है तो कहते हैं कि उसके साथ, जो मैंने मेरे पिता से सीखा, मेरी तीसरी पीढ़ी है मूर्तिकला के इस अभ्यास में, मैं कहूँगा निपुण अपने आप को इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है। तो इसके साथ आत्मसात होकर के जब आप काम करते हैं तो आप उस दिव्यता और सौम्यता तक पहुंच सकते हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। ठंड के साथ साथ घने कोहरा का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां आपको रेंगते हुए नजर आएंगी। विजिबिलिटी लगभग 0 के आसपास आपको नजर आएगी। गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसको जलाने के बाद भी वही हाल देखने को मिल रहा है। सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हालात ये है कि बढ़ती ठंड की वजह से फ्लाइट और दर्जनों ट्रेन देरी से चल रही है। यही हाल पूरे उत्तर भारत में नजर आ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम तस्वीरों में जबरदस्त सर्दी की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी प्रचंड ठंड लगातार पड़ रही है। ऐसा ही हाल ताज नगरी आगरा का भी है। वहां लोग ताजमहल का दीदार के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कोहरे की चादर, उनकी ये हसरत जो है वो पूरा होते हुए नजर नहीं आ रही। वहीं मेरठ का भी अगर हम रुख करें तो वहां पर भी यही हाल है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अब से ऐसा कड़ाके की ठंड से जल्द राहत मिलने वाली है। तो ठंड का प्रकोप इस वक्त चरम पर। कोहरा, शीतलहर और लुढ़कता पारा। नए साल में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली से लेकर पंजाब तक हांड कपाने वाली ठंड। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, प्रयागराज हो या फिर उत्तर भारत का कोई और शहर, हर इलाके की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी नजर आ रही हैं। शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे की ऐसी जुगलबंदी दिख रही है कि पारा गिरता ही जा रहा है। सीवियर कोल्ड डे रियलाइज हो रही है, जो कि हमारा दिल्ली में आपको अर्बन हीट आइलैंड के लिए उतना फीलिंग नहीं आ रहा है, मगर कंट्री साइड में आपका विदाउट सनलाइट टेम्परेचर्स, डे टाइम टेम्परेचर्स काफी लो जा रहा है, जिसके कारण से सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस जो अभी भी है जारी रहेगा, क्योंकि ये फॉग लेयर डिस्पर्स नहीं हो रही है।
दिल्ली एनसीआर में सर्दी का आलम यह है कि सड़कों पर जगह जगह अलाव जल रही है। कोई इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहा है और कोई गर्म कपड़ों का। इस मौसम में सबसे ज्यादा असर ट्रेन से सफर करने वालों पर पड़ रहा है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का हाल देखिए, कई ट्रेनें लेट हैं तो कई कैंसिल हो गई हैं। ट्रेन का शेड्यूल ही नहीं पता कि वो चली है क्या नहीं चली अभी तक। और आप देख भी सकते हो मेरे साथी जो कलाकार हैं कितने परेशान हो रखे हैं। ठंड भी बहुत ज्यादा ठंड है। ट्रेन के चक्कर में, ठंड के चक्कर में हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है और सर्दी बहुत ज्यादा है। दुखी कर दिया हमें ट्रेन ने। दिल्ली की ट्रेन बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा। ये लगा लो पूरा एक दिन लेट हो गई। अब हम बताओ कहाँ जाएं? जहाँ हम स्टे करेंगे दिल्ली की ट्रेन हमें पैसे देगी? नहीं देगी ना, क्या करें बताओ। उत्तर भारत में सर्दी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा था। अभी ऑरेंज अलर्ट देके रखे हैं। मोस्टली आज के लिए हमने पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट एंड एंटायर ईस्ट राजस्थान, इन सभी इलाके के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि आज से ये ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट में बदल जाएगा, यानी ठिठुरन भरी ठंड से लोगों को राहत मिलने वाली है। अलबत्ता पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में ये बना रह सकता है। हमारी उम्मीद है कि आपका ये ऑरेंज अलर्ट कम होके येलो अलर्ट हो जाएगा ज्यादातर थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ, और ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। ये जो और परसों से और भी कम हो जाएगा, इन द सेंस सिर्फ ऑरेंज अलर्ट रहेगी आपका पंजाब के लिए और उसके बाद से एकदम कम। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी जमा देने वाली ठंड है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां ठंड से बचने के लिए लोगों के पास अलाव का ही सहारा है। ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड का कारण ये है कि अब तक बारिश नहीं हो पाई है, जिस वजह से शुष्क टाइप की ठंड पड़ रही है। वो तो शुक्र है कि यहाँ कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं रहता है पहाड़ों में कि जो बेघर हो। कोई बेघर आदमी होता है उसके लिए सच में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। मौसम विभाग की माने तो 4 जनवरी के बाद से देश के कई इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी है, लेकिन पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो फिलहाल वहां बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे। तो जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर पहुंच रहे पर्यटकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। शिमला के बाद अब मनाली में विंटर कार्निवाल का शुभारंभ हो गया है। ये कार्निवाल हर साल मनाली में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में आपको हिमाचली कल्चर की झलक देखने को मिलने वाली है। इस दौरान कार्निवाल में हिमाचली कलाकारों ने अपनी संस्कृति को दर्शाया, तो वहीं महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात से आए कलाकारों ने भी अपने लोक नृत्य, अपनी संस्कृति को मनाली की खूबसूरत वादियों में पेश किया है। अलग अलग लोगों से मिलने से मौका मिलता है, कोई सीखते हैं हम उनसे, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं कैसे देश में एकता बनाए रखना है। वो उसका मतलब कि एक सभी को वो दे रहे हैं, जो आगे ज्ञान दे रहे हैं। वो जहाँ पे आगे एकता का पता लगता है, सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं। कोई किसी के साथ फोटो करवाता है, कोई किसी के साथ सेल्फी लेता है। बहुत मन खुश है। लोकल के अलावा पंजाबी भी दिख रहे हैं, मुझे तो बिहार का भी कुछ दिख रहा है, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह दिख रहे हैं और यहाँ का भी दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बस हम हिमाचल का देख रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया बहुत चीज़ देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर बच्चों को लेके आके अपनी प्रस्तुति पेश करना। आज रैली हमने करी, रैली में हमने ब्रज का गरबा करा है बच्चों के साथ में, कृष्ण जी राधा जी के साथ में जो गोपियाँ गरबा करती थी उसको प्रस्तुत करा है रैली के माध्यम से। और आज के अलावा जो 5 दिन प्रोग्राम है उसमें हमारा वॉइस ऑफ कार्निवाल, विंटर क्वीन, ग्रुप डांस, वेस्टर्न डांस, ओल्ड सॉन्ग, स्ट्रीट प्ले, माइम, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हम लेके आए हैं उज्जैन से आप लोगों के समक्ष पेश करने, ताकि हमारा आना यहाँ सक्सेस रहे और जो बाहर से पर्यटक आए उनको भी अच्छा लगे देखना। तो इन सुंदर तस्वीरों के साथ अब आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भी लिए चलते हैं, जहां इन दिनों पर्यटकों के लिए श्रीनगर को खास तौर पर संवारा जा रहा है।
श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर में पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है। हब्बा कदल पुल को नए ढंग से बनाया जा रहा है। पर्यटकों के लिए पुल पर कश्मीर की खास कलाकारी की जा रही है, जो आने वाले दिनों में कश्मीर की खूबसूरती में और चार चांद लगा सकती है। तो अब बात माघ मेले की करते हैं, जो इस बार 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। माघ मेले का समापन 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ होगा। इस दौरान माघ मेले में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल के माघ मेले की खास बात यह है कि इसका आयोजन महाकुंभ के ट्रायल के तौर पर होगा। संगम के किनारे कल्पवासियों के लिए तैयार हो रहा तंबुओं का शहर। बनाए जा रहे हैं पांटून पुल। तैयार किए जा रहे हैं रास्ते। लाइट और सुरक्षा का भी किया जा रहा इंतजाम। ये सारी तैयारी है 14 जनवरी से तीर्थराज प्रयाग में शुरू होने जा रहे पवित्र माघ मेले की, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस साल का माघ मेला पहले से कहीं ज्यादा भव्य होने जा रहा है। माघ मेला के शुरू होने में महज चंद रोज ही बाकी हैं। ऐसे में स्नान से पहले सभी कामों को वक्त पर पूरा करने के लिए सैकड़ों मजदूर और प्रशासन की टीमें इन दिनों रात दिन जुटी हुई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हर साल लगने वाले धार्मिक सालाना मेले माघ मेले की शुरुआत यहाँ पर तेजी से हो रही है। प्रयागराज में ये पार्टून पुल बनाए जा रहे हैं और ये पार्टून पुल 6 पार्टून पुल बनाए जाएंगे, जिसमें आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये पूरा मेला 768 हेक्टेयर में होगा और 2024 के माघ मेले को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री घोषित कर दिया गया है। इस साल माघ मेले में पहला स्नान 15 जनवरी को किया जाएगा। दूसरा स्नान 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा। इसी दिन से कल्पवास की शुरुआत होगी। वहीं माघ मेले का तीसरा स्नान 9 फरवरी को मौनी अमावस्या पर होगा, जबकि चौथा स्नान वसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी को होगा। 5वां स्नान माघ पूर्णिमा के दिन 24 फरवरी को होगा, जबकि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर माघ मेले का आखिरी स्नान किया जाएगा। वहीं मेला प्राधिकरण के मुताबिक इस साल मेले को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक को प्लास्टिक की जगह दोना, पत्तल और कुल्हड़ का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पीने के पानी के लिए भी मेला क्षेत्र में वाटर एटीएम की सुविधा भी इस बार मौजूद रहेगी। नगर निगम के साथ मिल करके के हम लोग जो एक प्लास्टिक मुक्त का अभियान भी चला रहे हैं। साथ में हमारे साधु संतों से भी अनुरोध है, सुविधा पर्चियों पे भी हम लोगों ने अपील जारी किया है कि थर्माकोल और प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में हम लोगों द्वारा मेला क्षेत्र में दोना, पत्तल और कुल्हड़ का प्रयोग करने के लिए दुकानदारों को आमंत्रित किए हैं, जो यहाँ पे उनकी सुविधा रहेगी। सभी साधु संत और जो भंडारा चलाने वाले लोगों से अनुरोध रहेगा कि उनसे लेकर के अपनी प्लास्टिक मुक्त मेला बनाने का प्रयास करें। चूँकि आगामी महाकुंभ 2025 लगने वाला है, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए भी उसका एक ट्रायल के रूप में भी देखा जा रहा है। कुछ नवाचार जो उसमें होने वाले उसका एक थोड़े पैमाने पर इसमें नवाचार कर लिया जाए, जैसे बिजली का सोलर हाइब्रिड लाइट है, वाटर एटीएम है और अन्य चीजें। आस्था के इस माघ मेले का इंतजार साधु संतों को ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को भी रहता है, जो करीब 1.5 महीने तक संगम की इस रेती पर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं और पुण्यकारी फलों की प्राप्ति के लिए कठिन साधना करते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। जापान के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान 2 विमान आपस में टकरा गए। अब इस हादसे का एक वीडियो निकलकर सामने आया। इस दौरान वीडियो में आपको नजर आएगा कि प्लेन के अंदर धुएं के बीच यात्री जो है रुमाल और कपड़े से अपना मुंह ढकते हुए नजर आ रहे हैं।
ताकि धुएं की वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो, दम ना उनका घुट जाए। हालांकि विमान के अंदर अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं विंडो से बाहर देखने पर आग की लपटों से घिरा ये विमान रनवे पर दौड़ता दिख रहा है। दूसरी तस्वीर भी उसी हादसे से जुड़ी हुई है, जिसे एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। इसमें आग की लपटों से घिरा विमान रनवे पर रुकने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जापान बाद में जो है इस विमान में सवार सभी 379 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहा। दुर्घटना टल गई, लेकिन हादसा बहुत गंभीर हो सकता था, जिसकी अब ये तस्वीरें जो यात्रियों ने बनाई हैं वो निकल कर आई हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि विमान में सवार यात्रियों की जान कैसे बचाई गई। सबसे पहले ये जानिए कि टोक्यो एयरपोर्ट पर 2 विमानों में भीषण टक्कर हुई। इनमें एक यात्री विमान और कोस्ट गार्ड का था। यात्री विमान में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और वो 200 मीटर तक दौड़ता रहा। ये विमान लगभग 200 मीटर की दौड़ लगाने के बाद रुका। फिर क्रू मेंबर ने सूझबूझ दिखाई और इमरजेंसी गेट से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। इस तरह भीषण हादसे में 379 यात्री क्रू मेंबर सुरक्षित बचाए गए। एक पल ऐसा भी आया जब केबिन में धुएं के बाद लगा कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन महज 10 मिनट में सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़ रही गुड न्यूज टुडे के साथ।